बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैम्पल पेपर NMD गेट इंग्लिश पोर्शन में डिस्कस करूँगा। उसमें सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है पी। ये वर्ड है, इसके साथ 4 ऑप्शन है, इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसके साथ है बेंच, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी है लाइन और ऑप्शन नंबर डी है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट और की का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, बेंच का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ऑर्डर और लाइन, अब ऑर्डर और लाइन में अप्रोप्रिएट लाइन है। उसकी रीज़न ये है कि ऑर्डर हम और सेंस के लिए, तरतीब के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन लाइन और की एक ही मीनिंग, एक ही सेंस दे रही है जब कोई चीज़ एक सीक्वेंस में रखी हुई हो। अब अगर लाइन ना होता तो फिर इन तरह की केसेस में हम ऑर्डर को इसका सिनोनिम ले सकते हैं, लेकिन अब चूँकि लाइन एक ऑप्शन अवेलेबल है तो वो सुटेबल ऑप्शन वही है, वो ज़्यादातर करीब मीनिंग दे रहा है गिवन वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 2 सेंटिमेंट। सेंटिमेंट, अब इसका भी सिनोनिम बताना है 4 ऑप्शंस में से बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर है इसके साथ है प्रैक्टिकल, ऑप्शन नंबर बी है इमोशन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पैशनेट और ऑप्शन नंबर डी है रियलिस्टिक। अब सेंटिमेंट एक नाउन है, नाउन का सिनोनिम और एंटोनिम भी नाउन ही होगा। जो गिवन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसके सिनोनिम और एंटोनिम का भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है इमोशन। गिवन वर्ड का जो फॉर्म होगा वही उसके ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का भी होगा। इसी तरह जो पार्ट ऑफ स्पीच गिवन वर्ड का होगा वही उसके ऑप्शन का भी होगा। नाउन का एंटोनिम या सिनोनिम नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, एडवर्ब का एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे ये। अब ये देखिए, इसका जो फॉर्म है वो ईडी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होगा। इसका फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या नाउन या एडवर्ब करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। यही मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्म हो वही उसका आंसर का भी फॉर्म या पार्ट ऑफ स्पीच होगा। विश्ड, ड्रीम्ड, अब देखिए ये दोनों जो है इसकी फॉर्म सेम ही आ रही है, रिजेक्टेड। अब जो मैंने पॉइंट बताया कि जो फॉर्म होगी वही फॉर्म उसकी गिवन वर्ड करेक्ट ऑप्शन की भी होगी। गिवन वर्ड की फॉर्म ईडी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, सारे वर्ड जो है वो भी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो सकता। अब हम सेकंड फार्मूला, पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है, फॉर्म भी सेम है। अब थर्ड फार्मूला ये चार्ज की, इस पर चार्ज आप देखिए, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का अगर सिनोनिम बताना है तो वो भी पॉजिटिव होगा, अगर एंटोनिम बताए तो वो नेगेटिव। यहाँ पर हमें सिनोनिम चाहिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका सिनोनिम भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये दोनों रिजेक्टेड, दोनों के ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, हेटेड, रिजेक्टेड, तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज कैरी करे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का सिनोनिम नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। ड्रीम्ड एक न्यूट्रल चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। विश्ड पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव ही चार्ज होगा। नेगेटिव अलबत्ता अगर पॉजिटिव चार्ज हो और उसका एंटोनिम बताना हो तो वो फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव का अगर सिनोनिम बताना हो तो वो पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जेनिथ। इसका ऑप्शंस है 4, सी और डी। ऑप्शन है इसके साथ है कमेंसमेंट, ऑप्शन बी इसके साथ है हाइट, ऑप्शन सी इसके साथ है पिनेकल और ऑप्शन डी इसके साथ है लेवल। जेनेथ कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को, अल्टीमेट पॉइंट को, पीक पॉइंट को। कमेंसमेंट कहते हैं इनिशियल पॉइंट को, ये इसका एंटोनिम है। लेवल का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। हाइट, हम हाई पॉइंट हो सकता है लेकिन हमें अल्टीमेट पॉइंट चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पिनेकल ही है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। हाइट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, हालांकि वो इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ पर जो चाहिए वो अल्टीमेट पॉइंट है। तो हाइट में अल्टीमेट पॉइंट की मीनिंग नहीं है, तो अल्टीमेट की सेंस जो है वो पिनेकल में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 एट
डैश सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। सेंटेंस कंप्लीशन है एंड द बेसिस ऑफ ग्रामर, जिस तरह मैंने कहा था कि सेंटेंस कंप्लीशन की भी आ सकते हैं। 4 ऑप्शन में से आपने सेंटेंस कंप्लीट करना होता है एंड द बेसिस ऑफ ग्रामर, ये वही पैटर्न्स है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी है रेन्स और ऑप्शन नंबर डी है रेंड। फॉर और सेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंडिकेटर है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम हैज़ बीन रेनिंग यूज़ करते हैं, बाकी ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। आपने इंडिकेटर को देखना है। सेंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंडिकेटर है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैज़ बीन रेनिंग यूज़ करेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं आ सकते। आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है, क्वेश्चन की नेचर को समझ के अपने फोकल पॉइंट पे जाना है, विद इन सेकंड आपने आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये आपका टाइम मैनेजमेंट, टेक्निक, एप्लीकेशन, स्पीड वगैरह ये चीज़ें भी जज हो रही है नॉलेज के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे, द birds dash in the trees, A, B, C और D। sang, ऑप्शन नंबर बी है sang, ऑप्शन नंबर सी है आर सिंगिंग और ऑप्शन नंबर डी है वर सिंगिंग। प्रेजेंट की बात हो रही है, एज यूज़ हुआ है, तो वर सिंगिंग और सेंग तो नहीं आ सकते। अब एक बंदा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कह रहा है कि ये एक ब्यूटीफुल डे है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट। जब हमने फैक्ट डिक्लेयर करनी हो, असर्ट करनी हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज़ किया। अब उसी वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो बता रहा है जो एक्शन हो रहा है उसके एक्सप्रेस कर रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन कंटिन्यूड होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर सिंगिंग। पहले तो उसने बताया कि एक ब्यूटीफुल डे है, इसके लिए तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया। अब उसी वक्त वो बात कर रहा है, उसी वक्त जो एक्शन कंटिन्यूड है, बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, when I heard the news about you, I dash anxious, A, B, C और D। become, became, will be और 4 नंबर पे है बी। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के साथ पैरेलल स्ट्रक्चर रखना है, बैलेंस इक्वेशन रखना है। पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं आ सकता, बी इंडिविजुअली स्टैंड नहीं कर सकता, प्रेजेंट भी नहीं आ सकता, पास्ट ही आएगा। पास्ट है, पैरेलल बैलेंस इक्वेशन रखना है, तो इसलिए बीकेम आएगा। अब एक पॉइंट याद रखिए, पास्ट में अगर 2 एक्शंस अगर हुई हो और दोनों एक्शन एक ही टाइम, एक ही स्पॉन्टेनियस, एक ही वक्त साइमल्टेनियसली अगर हुई हो, तो दोनों एक्शन के लिए हम पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पर था कि जब मैंने आपके बारे में सुना मैं एंशियस हुआ, दोनों एक्शन एक साथ हुए। जब दोनों एक्शन एक साथ हुए वहाँ पर हम पास्ट सिंपल दोनों में यूज़ करेंगे और ये हमें इंडिकेट करेंगे व्हेन। अब अगर एक एक्शन पहले हो एक उसके बाद हो, दोनों पास्ट में हो लेकिन एक साथ ना हो, एक पहले हो एक बाद, तो फिर आप जो पहले है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद है उसके लिए पास्ट सिंपल। जिस तरह हम कहते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन पहले जा चुका है, ये एक्शन पहले उसके बाद में स्टेशन। जब दोनों एक्शन एक पहले एक उसके बाद, तो जो पहले है उसके पास परफेक्ट, जो उसके बाद है पास्ट सिंपल। लेकिन अगर दोनों एक्शन एक साथ है जिस तरह ये मैंने, तो वहाँ पर दोनों के लिए हम पास्ट सिंपल, पास्ट में। अब अगर ऐसा हो कि एक एक्शन कंटिन्यूड हो, उसी कंटिन्यूटी के दौरान एक और एक्शन, लेट्स सपोज मैं कहूँ व्हेन आई वाज टीचिंग
द स्टूडेंट्स केम। मैं टीचिंग कर रहा था, ये एक्शन कंटिन्यू था और उसी दौरान स्टूडेंट आ गए। तो फिर पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस कम्बिनेशन में, एक पहले एक बाद में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में, दोनों एक्शन एक साथ हो तो पास्ट सिंपल कम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। बाय नेक्स्ट सैटरडे। बाय नेक्स्ट सैटरडे है तो आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है कि फ्यूचर की बात हो रही है। आपने फोकल पॉइंट पे जाके अपना आंसर ढूंढना है। ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली, पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली 1 मंथ। फॉर आपको कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट कर रहा है, फॉर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट कर रहा है, और बाय नेक्स्ट सैटरडे आपको फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग, विल बी वर्किंग, विल बी वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी है विल वर्क, विल वर्क, और ऑप्शन डी है वर्कड। वर्क तो पास्ट है, पास्ट नहीं हो सकता। बाय नेक्स्ट हमें फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, फॉर वो एग्जैक्टली 1 मंथ हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा विल हैव बीन। ये दो इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि ये एक फ्यूचर है और दूसरा इंडिकेटर है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका करेक्ट है। विल हैव बीन वर्किंग, एक एक्शन फ्यूचर तक कंटिन्यूड है एक पॉइंट तक और उसके बाद भी कंटिन्यूड रहेगा, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शी होप्ड टू फाइंड अ न्यू जॉब, one that would let her earn money during the school year, इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है जॉब 1 डेट, ऑप्शन बी है जॉब द काइंड डेट, ऑप्शन सी है जॉब 1 डेट और ऑप्शन डी है जॉब सो डेट इट। अब देखिए यहाँ पर वेरिएशन पॉसिबल है। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये क्वेश्चन किस तरह आंसर करूँगा मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ ग्रामर यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट कंसीडर करेंगे, कुछ एक, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं बताऊँगा कि जो मैं करेक्ट आंसर कर रहा हूँ वो करेक्ट क्यों है, बाकी इनकरेक्ट क्यों है। अब देखिए सो डेट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब सेंटेंस की मिड में आए और कोई और क्लास इंट्रोड्यूस करे तो ऐसी बात है सबऑर्डिनेट क्लास ही इंट्रोड्यूस करेगी, तो उसके साथ हम कामा नहीं लगाते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। जॉब और उसके बाद 1 डेट, हमने दूसरी क्लास, एक क्लास के बाद हम दूसरी क्लास सिर्फ कामा की जरिए इंट्रोड्यूस करें तो वो कामा स्प्लाइस होता है, वो भी इनकरेक्ट होता है। अब 2 ऑप्शंस बचे। 2 ऑप्शन में एक है कि हम न्यू क्लास या नाउन से स्टार्ट करें या प्रोनाउन से। 1 प्रोनाउन है, द काइंड नाउन है। अब ऑलरेडी हमने नाउन जॉब मेंशन किया हुआ है, जब ऑलरेडी हमने नाउन मेंशन किया तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। द काइंड नाउन दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है कि ये सेंटेंस, ये जो क्लॉज है दैट वुड लेट हर अर्न मनी ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, ये तो दैट से स्टार्ट है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास फुल स्टॉप के बाद नहीं आ सकती, इंडिविजुअल स्टेंस, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट है, दैट से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट है, प्रोनाउन से स्टार्ट है। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप के बाद प्रोनाउन से नेक्स्ट न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और उसी सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसके बाद जो क्लास आएगी वो उसी प्रोनाउन को डिफाइन करेगी। बाकी ऑप्शन का मैंने बता दिया क्योंकि ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिड में आई तो हम कामा नहीं यूज़ करते। यहाँ पर अगर हम कामा की जरिए इंट्रोड्यूस करेंगे तो कामा स्प्लाइस मिस्टेक बन जाता है। यहाँ पर नाउन दोबारा हम मेंशन करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन एप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10,
knocked sideways, the statue looked as if it would fall. 4 options है इसके साथ, A, B, C और D. ऑप्शन नंबर A है knocked sideways, the statue looked. ऑप्शन नंबर B है the statue was knocked sideways, looked. The statue was knocked sideways, looked. ऑप्शन नंबर C है the statue looked knocked sideways, the statue looked knocked sideways. और लास्ट ऑप्शन है the statue looking knocked sideways, the statue looking knocked sideways. लुकिंग एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करते, ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. लुक्ड लिंकिंग वर्ब हम सेंटेंस के एंड में भी नहीं यूज़ करते, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. अब ये दो ऑप्शन है, इसमें ये द स्टेचू सी ऑप्शन कंसिडर करिए. द स्टेचू सब्जेक्ट है, नॉक्ड एडजेक्टिव है, साइडवेज उसके साथ एडवर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव होगा. कॉम्प्लीमेंट या नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है. लुक्ड ने इसको लिंक किया है, तो ये लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट. लेकिन चूंकि हमारे पास वही ऑप्शन मौजूद है जो स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी कर रहा है, तो इसलिए हम ए को ही अप्रोप्रिएट बेटर ऑप्शन कंसिडर करेंगे. नॉक्ड साइडवेज द स्टैचू लुक्ड एज ए वुड फॉल, क्योंकि इसमें एज ए वुड वाला इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, इसमें नहीं इंक्लूडेड, इसलिए हम इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे. बेटर ऑप्शन ये होगा नॉक्ड साइडवेज, ये उसके साथ एक मॉडिफायर आ जाएगा, द स्टैचू लुक्ड एज ए वुड फॉल. अब ये जो है ये इसमें ये है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है जो गिवन स्टेटमेंट में, तो इसलिए यहाँ पर ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा. द स्टैचू नॉक्ड साइडवेज द स्टैचू लुक्ड एज ए वुड फॉल. बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा इस वीडियो की.